पनामा पेट्रो के शेयर के बारे में और पूरे शेयर बाजार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर जी। सर, हमेशा की तरह मनी 9 के लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संदीप। सर, आज हमने अपनी स्पेशल रिपोर्ट में पनामा पेट्रोकेम यानी पीपीएल के बारे में जाना समझा, पर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में आपको क्या खास नजर आता है? यूएसपी क्या है सर इस कंपनी की? देखिए संदीप, पहली बात तो पनामा पेट्रो कोई कमोडिटी प्लेयर नहीं है। ये बेसिकली कस्टमाइज्ड लुब्रिकेंट ऑयल्स बनाती है जो बेसिकली कई सेक्टर्स में काम आते हैं। जैसे कि ऑटो में तो आते ही है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे ट्रांसफार्मर है, कैपिटल गुड्स है, इनफैक्ट फार्मा और फ्रेग्रेंसेस सेक्टर में भी इनके जो स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड ऑयल होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी का अगर हम टोटल टर्नओवर देखें तो पिछले साल करीबन 2100 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कमाया था। इसमें से 67% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आता है। इसका मतलब जहाँ पे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये कंपनी वो प्रोडक्ट्स बनाती है। और इनके मार्जिन्स इसीलिए थोड़े ज़्यादा है क्योंकि कंपनी ने कहा है कि वैल्यू एडेड पे ही इनका फोकस रहेगा। तो यूएसपी यही है कि ये कंपनी कमोडिटी प्लेयर नहीं है। अपने प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट करके अच्छे मार्जिन्स कमाने की स्कोप रखती है। और इसीलिए जब क्रूड की कीमतें गिरेगी तभी इनको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि इनका मेन रॉ मटेरियल तो बेस ऑयल है। और जैसे सभी को पता है कि जो जितना भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम होगा उसकी ज़्यादातर बेनिफिट कंपनी को मिलेगी। प्लस ऊपर से इनका टॉप लाइन ज़्यादातर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का बना हुआ है। तो ये इस कंपनी की खास यूएसपी है जो मुझे लग रहा है कि निवेशकों को ख्याल में रखना चाहिए, क्योंकि ये आम कमोडिटी प्लेयर बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये आम कमोडिटी प्लेयर नहीं है, अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाता है और ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल से अगर हम कंपेयर करें तो इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला है। सर, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, इस कंपनी के बारे में, पनामा पेट्रो क्षमता विस्तार योजना पर भी काम कर रही है। पहले तो सर, इस योजना से इस कंपनी को फायदा क्या होगा वो बताइए। दूसरा, क्या इसके पास उतनी डिमांड है, ये जो क्षमता नहीं ऐड होगी उसके लिए जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसको मिल जाएंगे? और तीसरा ये भी बताइए कि ये जो क्षमता विस्तार पर रकम खर्च होगी, क्या इससे इस कंपनी के जो डेट लेवल्स हैं वो तो नहीं बढ़ जाएंगे? देखिए संदीप, पहली बात तो ये कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है, पिछले जब क्वार्टर का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था तभी उन्होंने क्लियरली कहा था कि इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीबन 90-95% तक आ गई है। तो अभी उनको इंक्रीज कैपेसिटी में करना काफी इंपॉर्टेंट है। और ये 30,000 टन जो वो डालेंगे वो बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के लिए होंगे। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आपको सेकंड हाफ ऑफ FY23 यानी सितंबर के क्वार्टर के बाद आपको देखने को मिलेगा। रही बात डिमांड की, तो देखिए ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जहां पे कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं और जहां पे एक बार कस्टमर इनके प्रोडक्ट खरीदता है तो लगातार इनका जो बिजनेस होता है वो एन्युटी बेस्ड होता है। तो यहाँ पे डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंटली कहा है कि FY23 के लिए 15-16% की टॉप लाइन ग्रोथ वो रिकॉर्ड करेंगे। और रही बात खर्चे की, तो मैं समझता हूँ, देखिए संदीप, ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 150 करोड़ की कैश है। और इस कारण से मुझे लग रहा है कि कोई भी एक्स्ट्रा कर्जा इनको लेना ही नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि जो भी इनके कैश फ्लोज है, पिछले साल इन्होंने करीबन 230 करोड़ का मुनाफा कमाया था, तो काफी अच्छी कैश फ्लो पोजीशन ऑलरेडी है। तो पूरा एक्सपेंशन ये ज्यादातर अपने खुद के पैसों से करेंगे, कर्जा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 1-2 सालों के लिए तो वो बिल्कुल कर्जा मुक्त होना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपेसिटी आती है तो डेफिनेटली कंपनी को बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे मजबूत फाइनेंशियल साइंस कंपनी के, और जो क्षमता विस्तार खर्च होगा वो इंटरनल अक्रूवल्स यानी कि इनके जो कैश फ्लोज हैं उससे ही होगा। नेट डेट फ्री है ये कंपनी, क्योंकि कैश काफ़ी ज़्यादा है और जो डेट लेवल्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कम है इनफैक्ट। और ये जो क्षमता विस्तार पर खर्च होने भी वाला है उससे भी इस कंपनी के जो डेट लेवल्स हैं वो नहीं बढ़ते हुए दिखेंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए, नई कैपेसिटी जब ऐड होगी तो इनकी जो आय है, मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि 15 से 16% के आसपास बढ़ती हुई दिख सकती है। सर, वैसे तो पीपीएल यानी पनामा पेट्रो की जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। शेयर वित्त वर्ष 2024 के अनुमानित ईपीएस पर करीब 5.5 के पी मल्टीपल पर आपको अवेलेबल नजर आएगा। पर कुछ कंसर्न्स भी हैं जो मैं इस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था। पहला तो ये कि इनका अपने ग्राहकों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मंथली ऑर्डर्स के आधार पर ये स्पॉट में अपने उत्पादों की जो सप्लाई है अपने ग्राहकों को करती है। और दूसरा, वित्त वर्ष 2022 में इनके जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं, जो टॉप 10 ग्राहक हैं, उनसे इनकी आय का हिस्सा बढ़कर 38% हो गया है। ये कितनी चिंता का विषय है? अगर आप इस कंपनी की बात करें, जो टॉप 10 क्लाइंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कंसंट्रेटेड नज़र आता है। और लंबी अवधि के लिए क्या अभी इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं? अगर हाँ तो फिर इसके टारगेट्स भी शेयर कीजिए।
देखिए संदीप, पहली बात तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि इनका जो कस्टमर बेस है वो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, करीबन 250-300 कस्टमर है। और अच्छा। सबसे बड़ी बात आपने जो कहा कि 10 कस्टमर्स करीबन 38% अकाउंट करते हैं, लेकिन ये ऐसे कस्टमर्स है जो पिछले 15-20 साल से इस कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत होगी। हम्म। इनफैक्ट अभी पोस्ट कोविड डिमांड काफी बढ़ रही है, नॉर्मल सी आ रही है, और जिस प्रकार की प्रोडक्ट्स बनाते हैं वहां पे कोई ज्यादा बड़ी कंपटीशन भी नहीं है। तो टिपिकली बहुत केसेस में कस्टमर के लिए वन सोर्स वाली कंपनी बन जाती है, तो इनके लिए कंटिन्यूटी बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहती है। दूसरी बात, अगर आप ओवरऑल बिजनेस सिनारियो देखें तो मुझे लग रहा है कि जो फार्मा सेक्टर है, फ्रेग्रेंसेस सेक्टर है, वहां पे कंपनी का ज्यादा फोकस है, जहां पे ग्रोथ अच्छी आएगी। हम्म। हमारा मानना है कि देखिए कंपनी का जो सेकंड हाफ का परफॉर्मेंस आएगा अक्टूबर हम्म। टू मार्च, उसके बाद अच्छी खासी आपको रीरेटिंग देखने को मिलेगी। और मेरे ख्याल से कम 370 375 का टारगेट प्राइस लेके आपको अगले 12-15 महीने में ये स्टॉक में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने का पोटेंशियल रखता है। तो अभी खरीदने का मौका है, करीबन अभी 270 275 है। और मेरे ख्याल से वैल्यूएशन डेफिनेटली अच्छी तरह से बढ़ेंगे जब लोगों को मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी तरह से वापस रिटर्न आएगी, तो ये स्टॉक के लिए एक बहुत अच्छा री रेटिंग फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो एक री रेटिंग की संभावना है क्योंकि 250 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के, और ये जो टॉप 10 क्लाइंट्स है जहाँ से 38% का इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है, वहाँ पे हमें अविनाश जी बता रहे हैं कि ये क्लाइंट्स इनके 15 से 20 साल से लगातार इनको जो ऑर्डर्स हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, तो उस लिहाज से इन लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदारी करके चलें, ये ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। और ऊपर में 375 तक के जो टारगेट्स हैं वो पनामा पेट्रो के स्टॉक में अगले 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये तो पनामा पेट्रो पर हमारी पूरी चर्चा हुई, लेकिन अविनाश जी मैं बाज़ार पर भी आपके साथ बातचीत करना चाहूँगा। हमने देखा है कि पिछले हफ्ते जब से यूके के जो नए वित्त मंत्री आए हैं तब से ग्लोबल मार्केट्स ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। निफ्टी ने 16,450 से 17,450 की एक जो रेंज है, जिसमें ज़्यादातर एनालिस्ट मान रहे थे कि इसी दायरे में ही बाजार ट्रेड करता हुआ दिखेगा, इस दायरे को भी ऊपर की ओर तोड़ा है। पर एक जो चिंता की बात है वो है रुपया। ऑल टाइम लो पर रुपया कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ दिखा है, क्योंकि डॉलर में बहुत ज़्यादा मजबूती आई है। तो बाजार ऊपर है, रुपया नीचे है, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है मार्केट में, उसको थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कीजिए, और दोनों का यानी कि मार्केट्स और रुपए का अगर आप आउटलुक भी शेयर कर सकें। नहीं, बिल्कुल संदीप, आपने सही कहा कि देखिए रुपया कंटिन्यूसली वीक हो रहा है, एफआई के फ्लोज भी हम नेगेटिव दिख रहे हैं, और ओवरऑल जो कमोडिटी का सेक्टर है, मैक्रो जो हेडविंड्स है वो काफी नेगेटिव है। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इकोनॉमिक रियलिटी को इग्नोर कर रही है, और ज्यादातर ये बाइंग जो हो रही है ये ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग का ही नतीजा है। जिस प्रकार की तेजी हमने देखी है 17,100 से 17,500, बहुत ही कम वक्त में एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो हो सकता है कि दिवाली के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन या थोड़ा बहुत एक सेलिंग का इफेक्ट आ सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स तो काफी अच्छे हैं संदीप, लेकिन कहने की बात है कि जो भी स्टॉक खरीदना चाहता है वो ऊपरी लेवल पे अभी खरीदना पड़ेगा। और यही कारण है, आपने पहले शो में कहा था कि म्यूचुअल फंड्स का भी कैश पोजीशन काफी बड़ा है, तो सभी मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच में हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करें, मेरे ख्याल से लोअर लेवल्स पे खरीदने के मौके बनेंगे, बट इस लेवल पे डेफिनेटली खरीदना बनता नहीं। ठीक है, तो इन लेवल्स के आसपास खरीदना बनता है, स्टॉक्स पे आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन सर, ब्रेंट क्रूड की कीमतें वैसे तो काफ़ी वॉलेटाइल रही हैं, पर अब इनमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही नज़र आता हुआ दिख रहा है। क्रूड प्राइजेस और ओवरऑल रिजर्व सीजन को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए क्रूड ऑयल की बात करें तो 85 और 90 के रेंज पे ये सेटल होना चाहिए। अभी ओपेक ने भी रिसेंटली सप्लाई कट किया है, तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी वहां से आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ओपेक ने कहा है कि वो ग्लोबली रिसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली यूएस मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूड का डिमांड ज्यादा बढ़ेगा नहीं, और उस कारण से क्रूड का जो पिछला टाइम जो बढ़त हुई थी वो शायद इस बार पॉसिबल नहीं रहेगा। इनडायरेक्टली हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया नेट इंपोर्टर है, और क्रूड के काफी ऐसी कंपनीज है जैसे कि पनामा पेट्रो भी है। तो काफी कंपनीज, अगर क्रूड थोड़ा नीचे आता है तो इसका फायदा इन कंपनीज को जरूर मिलेगा। तो मोटा मोटी इंडियन कंपनीज के लिए अच्छी बात रहेगी, क्योंकि क्रूड अगर गिरता है तो ऑब्वियसली इनके रॉ मटेरियल के खर्चे भी कम रहेंगे। ठीक है, तो क्रूड अगर गिरता है तो कई सारी ऐसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं जिनके खर्चे कम रह सकते हैं, और जिस तरह से ग्लोबल रिसेशन की बातें की जा रही हैं, क्रूड हो सकता है कि 85 से $90 की जो रेंज है उसमें कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ दिख सकता है। तो ये थी पनामा पेट्रो के शेयर पर और पूरे स्टॉक मार्केट पर हमारी खास चर्चा।